हेलो स्टूडेंट, आज फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी लर्निंग ऐप द शिकर्स द लर्निंग है। हम हैं तो क्या गम है या हम हैं तो मुमकिन है इसमें जिसमें आज मैं रुचि सागर आप सबके सामने जेट 2018 का पेपर लेकर आई हूँ और जिसका सलूशन आज हम करवाने जा रहे हैं। इसको देखिए, समझिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। यहाँ पर जितने बच्चों को जितना प्रैक्टिस होगी उतना ही ज्यादा उनके क्वेश्चन सॉल्व होंगे और हम सबके पास में जितनी क्वेरीज आएंगी उतनी हम आप सबके साथ में हेल्प कर सकेंगे। तो आज का पेपर शुरुआत करते हैं और स्टार्ट करने के लिए नंबर 1 का जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। नंबर 1 का जो क्वेश्चन है आपके पास में कि कोशिका चक्र के किस प्रावस्था के दौरान आरएनए तथा प्रोटीन संश्लेषण होता है। इसमें आपके पास लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग सेल साइकिल आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस ड्यूरिंग। ध्यान से सुनिएगा, कोशिका चक्र। कोशिका चक्र आप किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? कोशिका चक्र को आप पढ़ते हैं कोशिका विभाजन में। और जब आप कोशिका विभाजन की बात करते हैं तो आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जब कोशिका का विभाजन होगा तो वो एक चक्र में चलती है। उस चक्र में आप अंतरावस्था को देखते हैं और एमावस्था को देखते हैं। ठीक है, अंतरावस्था जिसे आप आई फेज के नाम से जानते हैं और एम फेज आप नेक्स्ट बात ही कर रहे हैं। जहां हम अंतरावस्था की बात करी जाती है, इस अंतरावस्था को आगे से आप क्या बात करते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। जीवन प्रावस्था, एस प्रावस्था और G2 प्रावस्था। एम प्रावस्था को आगे ना कितने भागों में, 4 भागों में बांट देते हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं ये 4, जिसमें आप पहली बात करते हैं प्रोफेज, दूसरी मेटाफेज, तीसरी एनाफेज और चौथी टीलोफेज। यहाँ आपके पास में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कोशिका चक्र में किस प्रावस्था के दौरान डीएनए आरएनए तथा प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जब भी आप जिसके बारे में बात करते हैं कोशिका चक्र की बात करते हैं और जब आप कोशिका चक्र की बात कर रहे हैं तो इसमें से जो सबसे बड़ी प्रावस्था आपको देखने के लिए मिलती है उस अवस्था को आप क्या कहते हैं? उस अवस्था को आप कहते हैं आई अवस्था, जिसको आप क्या कर रहे हैं यहाँ इसको देख रहे हैं। अंतरावस्था की बात करी जाती है तो अंतरावस्था को भी आप कितने भागों में, 3 भागों में बांट देते हैं। एक तो होती है जीवन अवस्था, नेक्स्ट होती है एस अवस्था और एक होती है G2 अवस्था। इस जीवन अवस्था की जहां बात करी जाती है, जहां पर कोशिका विभाजन के लिए क्या होती है, प्रेरित होती है। पर ध्यान से सुनिएगा, यहाँ कोशिका का विभाजन स्टार्ट हो चुका होता है, परंतु कई कई कोशिकाएं ऐसी भी होती हैं जो कि विभाजन की इस प्रावस्था में क्या नहीं लेती है, भाग नहीं लेती है। और जब वह भाग नहीं लेती है तो उनका नंबर जीवन भर या जीवन पर्यंत एक जैसा ही रहता है। हाँ, वो किन्हीं कारणों के कारण निष्क्रिय जरूर हो सकती है, परंतु उनकी संख्या क्या रहती है, लगातार वैसी बनी रहती है। यहाँ पर इस अवस्था को कौन सी अवस्था कहते हैं? इस अवस्था को एक अवस्था दी जाती है G0 अवस्था। और इस 0 अवस्था में किसी भी प्रकार की कोशिका का विभाजन का कार्य नहीं संपन्न होगा, परंतु जैसे ही कोई भी कोशिका G0 की अवस्था को त्याग यानी कि G0 अवस्था को मना कर देती है और बोलती है कि मैं तो विभाजन के लिए आगे प्रेरित होंगी, तो वह अवस्था आती है जीवन अवस्था। इस अवस्था को आप ट्रिगर फेज के नाम से भी जानते हो। दूसरी अवस्था, इस अवस्था इसी जीवन अवस्था में किसका, कि प्रोटीन संश्लेषण और आरएनए और डीएनए का भी क्या होता है, निर्माण की क्रिया होगी। ऐसा अवस्था वह अवस्था जहां पर डीएनए का जो नंबर होता है वो क्या होता है, यहाँ पर 2n, ध्यान से सुनिएगा, 2C कंडीशन से 4C कंडीशन यानी कि 2 क्रोमेटिड्स से 4 क्रोमेटिड वाली कंडीशन में आ जाती है सेल। और नेक्स्ट अवस्था आती है आपके पास G2 अवस्था, जो कि दोबारा से किससे रिलेटेड, आरएनए और प्रोटीन के संश्लेषण से संबंधित होती है। क्योंकि इस अवस्था इसके क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस हैं उस ऑप्शन को जब आप ध्यान से पढ़ते हो तो कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं है साहब। कोशिका द्रव्य का विभाजन तो आप किस अवस्था में पढ़ते हैं, एम प्रावस्था में, जिसे साइटोप्लाज्मिक फेज की डिवीजन अवस्था कहते हैं। एस प्रावस्था
प्रावस्था में आप इस तरीके का कुछ नहीं पढ़ते हैं। एंड प्रावस्था के अंतर्गत आप टीलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जबकि आप जीवन तथा G2 अवस्था में, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर आप किसके बारे में, जीवन और G2 अवस्था में किसके बारे में पढ़ रहे हैं, डीएनए तथा प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित कार्य की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन के बारे में देखें तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपके पास इकोनॉमिक बॉटनी से कि गन्ना किस कुल का सदस्य है। डायरेक्ट आपके पास क्वेश्चन आता है और ये आंसर इसका क्या आता है, ग्रैमिनी कुल का है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन आता है साइटोलॉजी से, इस बार अभी तक तो एक ही क्वेश्चन दिख रहा है अभी अपन को, पहला ही क्वेश्चन अपने पास साइटोलॉजी का था। नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन आता है रोग प्रतिरोधक फसल की किस्मों में से निम्न कौन सा युग्म सही नहीं है। ये अगेन आपके पास में क्या पैथोलॉजी से क्वेश्चन आया है, यहाँ ध्यान से सुनिएगा। सरसों का श्वेत कीट रोग है ना, ब्रेसिका का व्हाइट रस्ट डिजीज, गेहूं पर्ण तथा धारी रोग, लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट, लोबिया जीवाणुवीय अम्लता बैक्टीरियल ड्राइव, गोभी तंबाकू मोज़ेक मॉडल, तंबाकू मोज़ेक वायरस। यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, गोभी आएगा, क्योंकि क्रूसिफेरी में ये नहीं रहेगा। ठीक, नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के दौरान जया तथा रत्ना किस्मों को विकसित किया गया था। जया व रत्ना किस्म, जया और रत्ना किस्म किससे संबंधित थी, धान से संबंधित थी, राइस से संबंधित थी। ठीक है, अब आपके पास में आती है बात हरित क्रांति की, तो हरित क्रांति को भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है, प्रोफेसर यस सर एम एस स्वामीनाथन को जाता है। ठीक है, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिफ्थ नंबर का कि रसारोहण का ससंजन तनाव अथवा वाष्पोत्सर्जन खिंचाव मॉडल किसने प्रस्तुत किया था, जेसी बॉस साहब, डिक्सन जॉली, बोहेम और फिस्ली। ध्यान से सुनिएगा कि ससंजन तनाव का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, डिक्सन और जॉली के द्वारा दिया गया था। ठीक है, डिक्सन जॉली इसका सही आंसर है। ठीक, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है 6 कि नई कोशिकाओं का निर्माण, ये साइटोलॉजी का एक क्वेश्चन आपके पास दूसरा क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ण नहीं है बच्चों, ये पूर्व है, पूर्व में स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। ओमनियस सेलुला ई सेलुला, यह सर्वप्रथम स्पष्ट किसके द्वारा किया गया था, तो ध्यान से सुनिए। Who first explained that the cell get divided and new cell are from pre-existing cell? Omnius cellula e cellula, ये कहने वाला व्यक्ति कौन था? नॉर्मल सी बात है कि ये सेल थ्योरी का पोर्शन है आपके पास में, और सेल थ्योरी से बात जहाँ कर दी जाती है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक जो कि बैक्टीरियोलॉजी के फादर हैं, जनक हैं। साथ ही साथ इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका को क्या किया था, देखा था। सिंगर और निकोलसन ने प्लाज्मा मॉडल दिया था, जिसे तरल मोज़ेक मॉडल के नाम से दिया जाता है। स्लाइडेन नहीं, रूडोल्फ विर्चो। इसका 4th नंबर का क्या होगा आंसर, आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन है, ये अगेन आपके पास में साइटोलॉजी से क्वेश्चन आता है, और साइटोलॉजी का जो क्वेश्चन है ये क्या है आपके पास में कि पादप कोशिका भित्ति की मध्य पटलिका किसकी बनी होती है। ध्यान से सुनिएगा, दो कोशिकाएं आपस में, जब हम पादप की बात करते हैं तो दो पादप कोशिकाएं आपस में किसके माध्यम से क्या होंगी, जुड़ी होगी। ध्यान से सुनिएगा, इन दो आसन्न कोशिकाओं को जोड़ने का जो कार्य करता है वो करता है यहाँ पर मध्य पटलिका। ठीक है, मिडिल लेयर जिसे आप कहते हैं। और ये मिडिल लेयर जो होती है किसकी बनी होती है, ये मध्य पटलिका बनी होती है। इसमें बाहुल्य रूप से किसका, कैल्शियम व मैग्नीशियम। पैक्टेट जो होता है वो बहुत रूप में या बाहुल्य रूप में क्या होता है, पाया जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा कि पादप कोशिका भित्ति की
कि मध्य पटलिका किससे, मिडिल लेमिला किसकी या मिडिल लेयर किसकी बनी हुई होती, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से। तो ध्यान से देखिए इसका आंसर नंबर फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इसका सही जा रहा है इसमें, ठीक है, लिग्निन पैक्टिन सेलुलोज। ध्यान से रुकिए सुनिएगा कि कोशिका की प्राथमिक जो कोशिका भित्ति होती है उसपे सेलुलोज का आवरण, ठीक है, लिग्निन और पैक्टिन का आवरण जो होता है वो सेकेंडरी और टर्शियरी पे मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो है आपके पास 8वें नंबर का पेपर और सॉरी क्वेश्चन, और 8वें नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में पर्यावरण अधिनियम कब लागू हुआ था। तो आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आंसर जो है वो है 1986 में। 1986 में भारत में पर्यावरण अधिनियम क्या किया गया था, लागू किया गया था। ठीक, नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो है 9th नंबर का, और 9th नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है ये कि निम्नलिखित में से स्वस्थानिक संरक्षण में शामिल नहीं किया जाता है, which one of the following is not included under an institute conservation। institute conservation वो ध्यान से सुनिएगा, विभिन्न प्रकार की जातियों को, पादप चाहे जंतु जातियां हो, उन सभी को संरक्षण करने के लिए या संरक्षित करने के लिए दो प्रकार के कंजर्वेशन आपने अपनाए हैं। एक तो होते हैं इंस्टीट्यूट, किसी भी जाति चाहे वो पादप की हो चाहे वो जंतु को हो, उसको उसी एनवायरनमेंट में क्या किया जाए, अगर उसकी नंबर क्या हो रही है, कम होती जा रही है धीरे धीरे, तो उसको उसी एनवायरनमेंट में क्या करवा दिया जाता है, कंजर्व करवा दिया जाता है। किसके माध्यम से कंजर्व करवाएंगे आप, या किसके माध्यम से आप वहां बॉटनिकल गार्डन बना दिए जाएंगे, या क्या करवा दिया जाएगा, जूलॉजिकल पार्क बनवा दिए जाएंगे। इन सब तरीके के माध्यम से आप इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन करवाते हैं। एक्सटीट्यूट कंजर्वेशन वे कंजर्वेशन जो जातियां, ध्यान से सुनिएगा, जो जातियां धीरे धीरे क्या होती जा रही है, लुप्त हो जा रही हैं, परंतु किसी क्षेत्र विशेष का वातावरणीय जो कारक है वो उस जाति के वृद्धि करने में क्या कर रहा हो, हेल्प कर रहा हो, वह एक्सटीट्यूट कंजर्वेशन में उस जाति को वहां लाकर वहां का क्या करवा दिया जाएगा, उसके जनन क्षमता या उसमें प्रजनन की क्रिया को एक वातावरण दिया जाएगा, उसको अब वातावरण देके उसमें उसकी संख्या में उसके नंबर में क्या करवा दिया जाएगा, वृद्धि करवा दी जाएगी। तो इस प्रकार का जो कंजर्वेशन आप करवा रहे हैं वह कंजर्वेशन एक्सटीट्यूट कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, अब आपके पास जो क्वेश्चन उन्होंने दिया है इसमें वो क्या बोल रहे हैं कि इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन के अंतर्गत आप शामिल नहीं करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन में आप शामिल नहीं करते हैं। इसमें आपके पास में ऑप्शन आता है जंतुआलय, जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है 10th नंबर का, ठीक, ये वापस से आपके पास एक इकोनॉमिक बॉटनी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है 9th नंबर का कि अफीम का वानस्पतिक नाम होता है, या अफीम का नाम वानस्पतिक नाम बताइए। बॉटनिकल नेम ऑफ द ओपियम इज। ध्यान से सुनिए, डायरेक्ट आपके पास क्वेश्चन है वानस्पतिक नामों के, जिसमें आपके पास है पाइपर बीटल नहीं, एरिथ्रोक्सिलोन फोका, एकेसिया कैटाचू और पेपेवरम सोमनिफेरम। आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर आता है पेपेवर सोमनिफेरम। नेक्स्ट आपके पास 11th नंबर का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वानस्पतिक शोध संस्थान स्थित है। ध्यान से सुनिए, इसका आंसर आपके पास आएगा लखनऊ। ठीक है, इसका आंसर आपके पास आएगा सेकंड लखनऊ। ठीक, नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है कि विटामिन के की आवश्यकता, विटामिन के की आवश्यकता होती है। ध्यान से सुनिएगा, विटामिन के जो कि आपके रक्त के थक्का जमाने से संबंधित विटामिन है, ठीक है, और इस विटामिन के की आवश्यकता जो है इसके लिए रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक होता है, जो कि प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में भी क्या रहेगा, सहायता प्रदान करेगा। कैल्शियम तथा फास्फोरस के विनिमय में नहीं साहब, ये नहीं है इसका आंसर। श्वसन में नहीं, कार्बोहाइड्रेट उपापचय में नहीं। यहाँ पर आंसर इसका आएगा 4th नंबर का कि सिंथेसिस ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन रिक्वायर्ड फॉर अ ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, विटामिन के जिसे आप रक्त का थक्का जमने से संबंधित विटामिन कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपके पास में आता है 13 नंबर का क्वेश्चन
कि फेफड़ों में गैसों का अधिकता में विनिमय होता है। ये आपके पास में ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस है और ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का रिलेटेड रेस्पिरेशन सिस्टम से आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है कि फेफड़ों में गैसों का आदान व प्रदान किसके माध्यम से होता है? सक्रिय विसरण जिसमें एटीपी नहीं, निष्क्रिय परिवहन नहीं, निर्वहन विसरण, फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन नहीं। यहाँ ध्यान से सुनिएगा कि जब भी रक्त कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज के माध्यम से, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज के माध्यम से यहाँ पर कहा वायु कुपिकाओं में रक्त को लाया जाता है तो इनकी सामान्य सतह के द्वारा, ठीक है, इनकी सामान्य सतह के द्वारा क्या किया जाता है? विसरण की प्रक्रिया होगी और सामान्य सतह के द्वारा विसरण की जब प्रक्रिया होगी तो इसका आंसर क्या होगा? अधिकतम अगर इसका विनिमय पूछा जाता है तो क्या होता है? सामान्य विसरण के नियम के अनुसार होता है। और विसरण का नियम क्या करवाता है कि जो गैस, जिस गैस की सांद्रता जहां अधिक होती है वह कम सांद्रता की और क्या करने लग जाती है? गति करने लग जाती है। नेक्स्ट आपके पास में क्या है? 14 नंबर का क्वेश्चन है। अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एट्रोपा बेलोडोना, ठीक है, एट्रोपा बेलोडोना जो है किस कुल का है? तो ध्यान से सुनिएगा, एट्रोपा बेलोडोना जो है सोलेनेसी कुल का है, ठीक है, फैमिली का है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है 15 नंबर का क्वेश्चन है और यहाँ आपके पास में दोबारा साइटोलॉजी का एक क्वेश्चन दिया है और साइटोलॉजी के कौन से कोशिकांग से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा है? अवर्णीय लवक, लवक की जहां बात आ जाती है, लवक की बात जहां कर रहे हैं हम लोग, तो लवक की जहां बात करोगे तो आपके पास में एक बात आती है कि लवकों को 3 भागों में डिवाइड करने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? शिम्पर था। और शिम्पर जो नामक वैज्ञानिक था उसने हरित लवक की क्या करी थी? खोज करी थी। और जब लवकों की बात करी जा रही है तो लवक आपके पास में कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट और क्या? क्लोरोफिल, या आपके पास में किसकी बात कर दी जाएगी? हरित लवक की बात कर दी जाएगी, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट जो होता है, क्रोमोप्लास्ट आपके फलों को, फूलों को रंग प्रदान, लाल, पीला, नीला, ये जो कलर्स होते हैं, है ना, पिंकिश कलर, ये सारे कलर्स जो होते हैं इनको प्रोवाइड करने का काम करता है। अवर्णीय लवक या ल्यूकोप्लास्ट की जो कि रंग प्रदान करने का काम नहीं करता है, जो जनरली जड़ों में मिलता है आपको। यहाँ पर आता है क्लोरोप्लास्ट जो कि हरित लवक की बात आती है, ठीक है। यहाँ आपके पास में अवर्णीय लवक जो कि कार्बोहाइड्रेट का, ध्यान से सुनिएगा, अवर्णीय लवक है जो कि आपके पास संचय का भी कार्य करवाएगा। और जब संचय का कार्य करवा रहा है तो यहाँ आपसे पूछा है उसने कि कार्बोहाइड्रेट का संचय कौन करेगा? तो यहाँ पर आपके पास एमाइलोप्लास्ट, एटियोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है। कार्बोहाइड्रेट के संचय से संबंधित होने वाला जो लवक है वो कौन सा है आपके पास में? वो है एमाइलोप्लास्ट, ठीक है। नंबर फर्स्ट जो ऑप्शन है वो आपके पास क्या है? सही है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो है 16 नंबर का क्वेश्चन और 16 नंबर के जो क्वेश्चन की बात करी जाती है, यहाँ पर आप देखें कि यकृत फ्लू पर परपोषी के एंजाइम का प्रभाव किस कारण नहीं होता है? लीवर फ्लू की बात कर रहे हैं ये, और लीवर फ्लू जो है कहाँ? प्लेटिहेल्मिन्थेस ग्रुप से बात कर दी है उन्होंने दोबारा से, जो कि एनिमल किंगडम की बात कर रहे हैं हम, एनिमल क्लासिफिकेशन से, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास में एक बात करी जाती है कि लीवर फ्लू के ऊपर, ध्यान से सुनिए, कोई कंटक नहीं होंगे, चूषक भी नहीं होंगे, इसमें कोई बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है वो भी यहाँ पर आप यहाँ पर इसकी बॉडी पर क्या होता है? टेगुमेंट्स का एक आवरण होता है इस तरीके से, जो कि किसी भी परपोषी के एंटर कर, यानी कि जब ये किसी परपोषी के शरीर में जब एंटर करता है तो उसके एंजाइम जो होते हैं वो क्या करते हैं? इस अधिचर्म से क्या नहीं कर पाते? इस अधिचर्म को वो प्रभावित नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या करवाता है? रोग प्रदान करने का भी कार्य करता है, ठीक। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है, कॉकरोच के अंड कवच का निर्माण, ध्यान से सुनिए, कॉकरोच के अंड कवच का निर्माण कौन सी ग्रंथि करती है? आप जब कॉकरोच के बारे में स्टडी करते हैं तो कॉकरोच में आप देखते हैं बहुत सारी ग्रंथियां मिलती है, छत्रा ग्रंथि नहीं,
फैलिक ग्रंथि नहीं, यूरिकॉस नहीं, आपके पास इसका आंसर आता है सीधा सीधा संग्राहक ग्रंथि। ठीक है, कौन सी ग्रंथि? संग्राहक ग्रंथि। कोलेट्रल ग्लैंड्स जो होती हैं, इसका जो काम होता है वो होता है अंड कवच का क्या करवाना, निर्माण करवाने का कार्य। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन, ये प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके पास आया है कि वाष्पोत्सर्जन की दर को, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने का उपकरण है। तो वाष्पोत्सर्जन यानी कि क्या हो रहा है, पत्तियों से क्या किया जाएगा, आपके पास में पानी को भाप के रूप में निकाला जाएगा। अब पत्तियों से अगर इस प्रकार की क्रिया होगी तो बहुत ज्यादा ही क्या होगा, हीटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, इसी वजह से पत्तियों की जो अपर सरफेस होती है, जिसे आप ऊपर वाला सरफेस कहते हैं, उस पर रंध्रों की संख्या क्या होती है, कम होती है, जबकि नीचे वाले रंध्रों पर संख्या होती है, संख्या ज्यादा होती है, देखने के लिए मिलती है। और इसका ये वाष्पोत्सर्जन की जो दर होती है, इसको मापने का जो उपकरण होता है, जिसे कहते हैं गैनोन्स फोटोमीटर। ठीक है, आपके पास सेकंड नंबर का आंसर है। ठीक, नेक्स्ट आपके पास में C4 चक्र का प्रथम उत्पाद, ये आपके पास में आगे यहाँ पर आपके पास में C4 चक्र यानी कि रेस्पिरेशन से रिलेटेड बात कर रही है, और C4 चक्र का प्रथम उत्पाद के लिए बात कर दे तो ध्यान से सुनिएगा, ग्लाइकोलाइसिस चक्र जहां हम बात कर देती जाती है, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस के लिए जहां बात कर दी जाती है, ये ग्लाइकोलाइसिस जो होता है 6 कार्बन से कन्वर्ट होता है ग्लूकोज से, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द 2, है ना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द पाइरुविक एसिड में, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द पाइरुविक एसिड, ये ग्लाइकोलाइसिस चक्र है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में क्या होता है, सॉरी बच्चों, गलत हो गया है थोड़ा सा, यहाँ थोड़ी मेरी मिस्टेक हुई है। फ्लो में कुछ गलत ही बोल दिया। ठीक है, C4 चक्र यहाँ पर आपके पास में जहां हम बात कर रहे हैं, C4 चक्र ध्यान से सुनिएगा, C3 चक्र, C4 चक्र, कैन चक्र, ये सारी की सारी प्रोसेसेस चल रही हैं। जहां इसका प्रथम उत्पाद के लिए हम बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, जब हम C3 चक्र की बात करते हैं तो C3 चक्र जो आता है आपके पास में, ठीक, और C4 चक्र जहां है C3 C4 कैन साइकिल, इन सभी साइकिल्स के लिए हम बात करते हैं। ठीक है, तो C4 चक्र में आपके पास में प्रथम उत्पाद जो होता है वो होता है 4 कार्बन वाला ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, जबकि हम कैन के लिए भी बात करते हैं तो कैन में भी 4 कार्बन कंपाउंड्स का ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का ही क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, जबकि आप बात करते हैं किसकी, C3 साइकिल की, तो C3 साइकिल में आपके पास में 3 कार्बन कंपाउंड का निर्माण होता है, जो कि होता है आपके पास PGA। ठीक है, अब आपके पास में जो क्वेश्चन पूछा है कि C4 चक्र का प्रथम उत्पाद, तो C4 चक्र का प्रथम उत्पाद क्या है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो कि आपके पास में 4th ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, इस पे टिक करिएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट जो पॉइंट जो क्वेश्चन है आपके पास में राइट है, वो क्या है, खपरा ड्रग का वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम ऑफ द खपरा बीटल इज, इसका नाम आपके पास में क्या है भाई, आपका इसका नाम है ये थोड़ा सा ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम, है ना, ये थोड़ा सा ये मिस्टेक है, प्रिंट मिस्टेक चल रही है, इसका 3rd नंबर का है ऑप्शन। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो है 21st का, और 21st में क्या है, क्रमिक पोषक स्तर पर, ठीक है, क्रमिक पोषक स्तर पर अविषाक्तता की सांद्रता की वृद्धि होने से तात्पर्य है। ठीक है, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन
of toxins at the successive trophic levels। ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप किसी भी ट्रॉफिक लेवल की बात करते हैं तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है, T1, T2, T3, T4, ये सारे के सारे आपके पास क्या है, ट्रॉफिक लेवल्स है। और जब ट्रॉफिक लेवल्स की बात आती है तो आपके पास में यहाँ पर सुपोषण नहीं, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड नहीं, लवणता से, सैलिनिटी से क्या ट्रॉफिक लेवल का या क्या क्रमिक पोषक का क्या होगा, रिलेशन होगा, यहाँ पर आपके पास में आएगा बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, नॉर्मल सी बात है कि एक क्या है, उत्पादक है, उत्पादक से किसी चीज छोटे जीव ने खाया, उसको फिर उससे बड़े जीव ने खाया, फिर उसके बाद उसको और बड़े जीव ने खाया। तो यहाँ पर आप किसका देख रहे हो, बायोमैग्निफिकेशन प्रोसेस को देख रहे हो। जैव आवर्धन, धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, जंतुओं का आकार क्या होता जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन आता है, किसी फसल में पाए जाने वाले सभी जीनों के विभिन्न एलील का समस्त संग्रह कहलाता है। The entire collection of the plant seed and seeds having all diverse allele for all the genes in a given crop is known as। ठीक है, जिसमें आप देख रहे हैं हर्बेरियम, एलील का समस्त संग्रहण, एलील का समस्त संग्रहण, ध्यान से सुनिएगा, ए क्या है, ये एलील है, ये क्या है, एलील है। ठीक है, ये एलील है आपके पास में, और इन एलीलों का क्या करवाना है, आपका समस्त संग्रहण। हर्बेरियम नहीं, जीनोम, जीन लाइब्रेरी नहीं है, जीनोम भी नहीं है। इसका आंसर आपके पास में आता है जर्म प्लाज्म। जर्म प्लाज्म के माध्यम से क्या होता है, जो है जितने भी जीन्स होते हैं उनके क्या किया जाता है, जो उनका स्ट्रक्चर या जो भी उनका अंदर का मटेरियल है उसका कंटेंट को क्या किया जाता है, प्रिजर्व करके रखवा दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में जो टॉपिक आता क्वेश्चन है वो है ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिक्स हो गया। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद है, ध्यान से सुनिएगा। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है कि 6 कार्बन जो होते हैं, 6 कार्बन जो हुए ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू ये कन्वर्ट होते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपके पास में 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, जिसका पहला आंसर आपके पास में क्या है, सही है। क्लियर। अब आपके पास नेक्स्ट 24 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ है, यदि आप फल को जल्दी पकाना चाहते हैं तो आप कौन सा पादप प्रति हार्मोन का उपयोग करेंगे। ध्यान से सुनिए, प्लांट फिजियोलॉजी या हार्मोन का क्या है आपके पास में एक टॉपिक आ गया। ये ध्यान से सुनिएगा कि आपने क्या बोला था कि पादप को पकाने यानी कि प्लांट्स के फ्रूट्स को आपने क्या करवाना है, पकाने का काम करवाना है। तो आपको एक बात बता दी जाए कि हार्मोन जब पढ़ते हैं, और हार्मोन की कौन सी बात कर रहे हैं हम, फाइटो हार्मोन या पादप हार्मोन की बात कर रहे हैं। तब पादप हार्मोन आप कितने प्रकार के पढ़ रहे थे, 2 प्रकार के पढ़ रहे हो। एक तो ऐसे हार्मोन जो कि वृद्धि को प्रेरक करते हैं, एक वो जो कि वृद्धि को क्या करते हैं, निरोधक करते हैं, यानी कि जिनको रोकने का कार्य करते हैं। इस वृद्धि निरोधक हार्मोन में आप इथाइलिन को पढ़ते हैं, और इथाइलिन के साथ साथ आप इसमें डालते हैं ABA को, एब्सिसिक एसिड। यहाँ प्रेरक के रूप में आपने क्या बोला था, जिब्रेलिन बोला था। ठीक है, ऑक्सीन बोला। थर्ड आपके पास में आया साइटोकाइनिन। ये साइटोकाइनिन। ठीक है, अब आप एक बात देखिएगा, यहाँ पर जितने भी ये हार्मोन हो, ये तो क्या कर रहे हैं, वृद्धि को प्रेरित करने का काम कर रहे हैं, जबकि ये एक पूरा ये वाला जो वृद्धि निरोधक हार्मोन है, इसमें से केवल एक ऐसा मात्र हार्मोन है जो कि किस अवस्था में मिल रहा है, गैसीय अवस्था में मिल रहा है। और यह हार्मोन एक मात्र ऐसा ही हार्मोन है
जो कि वृद्धि निरोधक होते हुए भी वृद्धि प्रेरक भी है। और ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर जब आप बोल रहे हैं कि फलों को पकाने से रिलेटेड, तो फलों को पकाने से रिलेटेड कौन सा इथाइलिन हार्मोन आता है, और ये इथाइलिन हार्मोन किसमें मिलता है आपको, किस फॉर्म में, C2 है ना, H2 के रूप में आपको मिल रहा है, जिसमें आपके पास में क्या हो रहा है, कार्बन के साथ साथ ये कार्बन जुड़ा हुआ है, जिसके साथ हाइड्रोजन ग्रुप एक मॉलिक्यूल क्या हो रहा है उसका जुड़ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास जो क्या है क्वेश्चन है 25। ठंडी जलवायु वाले स्तनधारी तान और पादप आमतौर पर छोटे होते ताकि ऊष्मा की हानि न्यूनतम हो। यह नियम किसने दिया, या यह नियम किसका कहलाता है? आपके पास जब ये क्वेश्चन आता है तो आपकी एक बुक CBSE की बुक उठकर आ जाती है, और यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ है एलन का नियम। और ये एलन रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जितनी ज्यादा ठंडी होगी और वहां के जो एनिमल्स होंगे उनके अगर कान वगैरह जो है वो क्या होंगे, छोटे होंगे, या जो पादप है उनकी पत्तियां वगैरह जो है छोटी होंगी, तो वहां पर क्या होगी, ऊष्मा की हानि होगी। जबकि बर्गमैन का नियम क्या करता है, बर्गमैन का नियम बड़े इन सब चीजों के बारे में बताता है। ठीक है, एहर्ट्रिच का नियम अलग ही बताएगा, और ये जो नियम है ये किसके द्वारा प्रतिपादित हो रहा है, ये हो रहा है एलन के नियम के अनुसार। ठीक है, फिर आपके पास में आता है कि रासायनिक पदार्थ फर्टिलाइजिंग का निर्माण करता है। अब आपके पास में एनिमल एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, और एनिमल एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड जहां हम बात कर देते हैं तो ध्यान से सुनिएगा कि अंडाणु और शुक्राणु है ना, निषेचन की प्रक्रिया के लिए आपके पास अंडाणु और शुक्राणु होते हैं, और अंडाणु और शुक्राणु के लिए जहां हम बात करते हैं ये अंडा है, ये एग है, और ये क्या है, स्पर्म है। और यहाँ पर आपके लिए बात करी जाएगी तो इस एग पर ध्यान से सुनिएगा, इस एग की जहां बात कर दी जाती है तो इसके ठीक है, इसके सरफेस पर, इसके सरफेस पर यहाँ पर ध्यान रखिएगा, और इस शुक्राणु की ये अपर सरफेस पर, इस वाले पार्ट पर यानी कि यहाँ पर कुछ केमिकल्स स्टिमुलस होता है, पदार्थों का कुछ स्टिमुलस होता है। इसमें अगर अंडाणु की हम बात कर रहे हैं तो इस अंडाणु की सरफेस पर बनने वाले इस रासायनिक पदार्थ को आप कौन से क्या कहते हैं, फर्टिलाइजिंग कहते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजिंग कहते हैं। जबकि इस स्पर्म की सरफेस, इसके अपर यानी कि जो नेक वाला हेड वाला जो पोर्शन है, इसके ऊपर बनने वाले इस जो रासायनिक पदार्थ को आप क्या कहते हैं, एंटी फर्टिलाइजिंग कहते हैं। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है वो कि रासायनिक पदार्थ फर्टिलाइजिंग का निर्माण कहाँ हो रहा है, तो फर्टिलाइजिंग का निर्माण शुक्राणु का मध्यखंड नहीं, ध्रुवीयकाय नहीं, एक्रोसोम नहीं, परिपक्व अंडाणु सरफेस पे हो रहा है। तो इसका आंसर 26 का फर्स्ट आंसर इसका सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, IPM का उद्देश्य है इंटीग्रेटेड पोस्ट मैनेजमेंट एम्स एट नाशक कीट संख्या को इकोनॉमिक स्तर में कम रखना, प्राकृतिक परजीवी की संख्या में वृद्धि करना, प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग करना, और कीटों की जनसंख्या का दमन करना। ध्यान से सुनिए, IPM का मुख्य जो उद्देश्य है, इसका पहला ही जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है कि नाशक कीट संख्या को इकोनॉमिक स्तर में कम रखना। ठीक है, इसका मेन जो पर्पस है वो यही है, 27 नंबर की क्वेश्चन का आंसर। ठीक, नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है, अमीबा में संकुचनशील रसधानी प्रोटोजोआ संघ एनिमल जूलॉजी का एक क्वेश्चन है, एनिमल क्लासिफिकेशन से रिलेटेड। अमीबा आपकी एक एनिमल दिया हुआ भी है, ध्यान से सुनिएगा। अमीबा में संकुचनशील रसधानी का कार्य क्या है, रसधानी, ये अमीबा में जो है रसधानी का जो कार्य है वो क्या है, परासरण के नियमन का कार्य करती है। कौन, ये संकुचनशील
रसधानी जो है ये शरीर में ऑस्मो रेगुलेशन का क्या करवाती है, वर्क करवाने का कार्य करवाएगी। नेक्स्ट 29 नंबर का जो क्वेश्चन आपके पास में है, पारिस्थितिकी तंत्र ऊर्जा में पिरामिड होते ही हैं। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र ऊर्जा में पिरामिड होते हैं। द पिरामिड ऑफ एनर्जी इकोसिस्टम इज, ध्यान से सुनिएगा, पिरामिड चार्ल्स एल्टुलियन नामक व्यक्ति आता है जिसने क्या किया था, विभिन्न प्रकार के पिरामिड्स का निर्माण किया था, जो कि जैव संख्या के आधार पर, ऊर्जा के आधार पर, जैव भार के आधार पर उन्होंने पिरामिड बनाए थे। और उन्हीं को हमने क्या किया था, सम्मानित करने के लिए उन्हें, इन्हीं पिरामिडों को आपने क्या बोला था, एल्टुलियन पिरामिड्स भी कहा था। और जहां जहां हम बात करते हैं कि ऊर्जा के पिरामिड की जहां बात करी जाती है, तो ऊर्जा के पिरामिड हमेशा सदैव किस अवस्था में बनते हैं, खड़ी अवस्था में बनते हैं, अपराइट अवस्था में बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में आता है 30 नंबर का क्वेश्चन। और 30 नंबर का क्वेश्चन जो होता है आपके पास क्वेश्चन है कि क्रोमोसोम नाम दिया था, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम जो नाम दिया था, डायरेक्ट आपसे साइंटिफिक नेम पूछा है उसने और आंसर इसका आएगा वॉल्डेयर। ठीक है, वॉल्डेयर नामक व्यक्ति है जिसने क्या दिया है, क्रोमोसोम का नाम दिया है। आपके पास नेक्स्ट 31 क्वेश्चन है, डीएनए का सूत्र जो कि, अब यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए, एनालाइज भी करना पड़ेगा अपन को, कि डीएनए का सूत्र जो कि आरएनए निर्माण के लिए टेम्पलेट रज्जुक का कार्य करता है। ठीक है, पर क्षारक AGCTTCGA क्रम है, तो mRNA पे क्षारक क्रम होगा। ध्यान से सुनिएगा, डीएनए का सूत्र है, परंतु आपको किसका निर्माण करवाना है, आरएनए का निर्माण करवाना है। अब डीएनए के लिए जहां बात कर दी जाती है, डीएनए के लिए बात जहां कर दी जाती है, ए किससे जुड़ता है, डबल बॉन्ड से, टी से, जबकि आरएनए के लिए बात करती जाएगी, ए किससे जुड़ेगा, यू से, यूरेसिल से। ठीक, डीएनए के लिए बात करी जाएगी, सी ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू किससे जुड़ रहा है, जी से, और यहां किससे, और यहाँ किससे जुड़ रहा है, यहाँ किससे जुड़ेगा ये। ठीक है, यहाँ आप किसके क्रम के लिए बात करेंगे, सी। ठीक है, ये वाली बात जो चल रही है आपके पास में, सी जो है आपके पास में, ये जुड़ेगा आपके पास। यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा बच्चों, कि ए जो है आपके पास में किससे जुड़ रहा है, टी के साथ जुड़ रहा है। ठीक, और सी आपके पास किससे जुड़ रहा है, यहाँ पर आरएनए में अगर हम बात कर दें तो ए किसके साथ जुड़ेगा, यू के साथ जुड़ेगा। ठीक है, यहाँ देखिए, अब आपके पास ये इतनी बात आ गई है, और जब हम इतनी बात पर डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ क्रम की बात कर रहे हैं। ठीक, और जब क्रम की बात कर रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा आपने बनवाना क्या है, आरएनए बनाना। अब ए जो है वो कहाँ, यू के साथ आएगा, तो यू दो ऑप्शन में आपके पास में दिख रहा है। जी किसके साथ में है, जी किसके साथ में है, सी के साथ में है। तो जी जो है आपके पास में सी के साथ क्रम देखिए आप, इसमें जी जो है वो सी के साथ में है। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ये 4th नंबर का, कि ए के साथ, जी किसके साथ में है, सी के साथ में है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, कि सी के अपोजिट कौन आएगा, सी, जी के अपोजिट कौन आएगा, सी आएगा, और ए के अपोजिट कौन आएगा, यू आएगा, फिर सी के अपोजिट कौन आ जाएगा, जी आ जाएगा, टी के अपोजिट कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, सी के अपोजिट कौन आ जाएगा, जी आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्या चलेगा, नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो है आपके पास में राइबोसोम, जो कि अगेन साइटोलॉजी का ही एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन चल रहा है कि 70s राइबोसोम की इकाइयां हैं। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि राइबोसोम आपके पास दो प्रकार के हैं। प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाओं की बात जहां करेंगे वहां 70s या 70s प्रकार के
दिखाई देते हैं। ठीक है, यहाँ आप किसके बारे में 70s प्रकार के राइबोसोम और एक दूसरा आपके पास में आ रहा है 80s प्रकार के राइबोसोम। जहाँ 70s प्रकार के राइबोसोम आते हैं तो आप इनको दो सब यूनिट्स में आप तोड़ते हो। कौन कौन सी यूनिट्स होती है? वो एक तो होती है 50s, है ना, और नेक्स्ट होती है आपके पास 30s। यहाँ एस जो है सेडिमेंटेशन यूनिट है, ठीक है, इसे श्वेतबर्ग इकाई के नाम से जानते हो आप लोग। और 80s को जब आप डिवाइड करते हो तो क्या होता है कि ये एक तो चलती है आपके पास 60s में और नेक्स्ट आपके पास में आती है 40s में। ठीक है, और ये दोनों की दोनों जो यूनिट होती है वो मैग्नीशियम आयन के थ्रू क्या होती है, जुड़ी रहती है। ठीक है, तो आपके पास आपसे क्वेश्चन जो पूछा है कि 70s राइबोसोम की इकाइयां कौन कौन सी हैं? एक तो चल रही है आपके पास 50 और एक चल रही है आपके पास 30। तो 50 और 30 कौन सा ऑप्शन है? सेकंड नंबर का ऑप्शन है, ये आपके पास इसका आंसर है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है 33 नंबर का है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि केचुए में ट्रिप्लोसोल का कार्य क्या है? ट्रिप्लोसोल ऑफ अर्पन सॉल्व एज फर्स्ट इज वसा का इमल्सिफिकेशन, सेकंड इज रुधिर प्रवाह का नियंत्रण, थर्ड इज अवशोषण के लिए आंत कला तल बढ़ाना, फोर्थ इज पाचक एंजाइम के स्राव। ठीक है, केचुए में ट्रिप्लोसोल, पहली बात तो ये है कि ट्रिप्लोसोल है तो ट्रिप्लोसोल आंत का ही क्या है, एक पार्ट। ठीक, और दूसरी बात ये कि ट्रिप्लोसोल कौन से सेगमेंट में मिलेगी? तो ट्रिप्लोसोल का जो सेगमेंटेशन स्टार्ट होता है वो होता है 27 नंबर के सेगमेंट से ये स्टार्ट होती है, जबकि 26 नंबर, ध्यान से सुनिएगा, अगर स्टार्टिंग की बात कर रही है तो 27 से विल बी स्टार्टेड एंड 26 जो है उसका अंतिम वाला भी पार्ट, यानी कि वहां पर जो ट्रिप्लोसोम, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ट्रिप्लोसोम कहां से, है ना, कहां से प्रारंभ होगी तो 27 आएगा और जहां तक उसका कार्य क्षेत्र नहीं है तो वो आएगा आपके पास 26 में। ठीक, जो कि ट्रिप्लोसोम जो होती है, ध्यान से सुनिएगा कि ये आपके केचुए के क्या करती है, अवशोषण के लिए आंत कला के तल को क्या करती है, बढ़ाने का, स्टेंट करने का या इंक्रीज जो ऑब्जर्वेशन की प्रोसेस है उसके एरिया को क्या करवाने का, इंक्रीज करवाने का क्या करवाएगी, ये कार्य करवाती है। तो इसका आंसर आता है थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है 34 और जिसमें ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्राणी के निर्माण के समय प्राणियों के बड़े समूह के सामान्य लक्षण पहले एवं विशिष्ट, ठीक है, ये विशिष्ट लक्षण जो है बाद में परिवर्तित होते हैं, ये नियम या सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ये अगेन आपके पास में डेवलपमेंटल बायोलॉजी के रिलेटेड या डेवलपमेंट एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। यहाँ आपसे क्या बात करी जा रही है कि आपके पास जातीय आवर्धन का नियम नहीं, ध्यान से सुनिएगा, मैं बताऊंगी इसका आपके पास में, पश्च जनन का सिद्धांत नहीं, बेयर मोजेइक का सिद्धांत नहीं, बेयर का सिद्धांत इज करेक्ट आंसर, बेयर्स लॉ। ध्यान से सुनिएगा, इस सिद्धांत के अनुसार बेयर्स लॉ क्या बोलता है कि इस सिद्धांत के अनुसार कि प्रत्येक जीव का जब विकास हो रहा होता है, ध्यान से सुनिए, जब प्रत्येक जीव का विकास हो रहा होता है तो भ्रूणावस्था में, ध्यान से सुनिएगा, जब तक उसका वो धीरे धीरे जब वृद्धि करता है, ध्यान से सुनिए, भ्रूणावस्था में जब वह वृद्धि करता है तो इनिशिएट या प्रारंभिक अवस्थाओं में सभी जीव एक समान दिखाई देते हैं, परंतु धीरे 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 जब वह गर्भ में पूरी तरीके से क्या कर रहे हो, वृद्धि कर रहे हो, या गर्भावस्था के दौरान या जितने जीव जो है अंडे में पड़ रहे हैं, वे सभी जीव की बात कर रही हूँ, वे सभी जीव जब पूरी तरीके से विकसित हो जाए, यानी कि उनमें हाथ, पैर, मुंह, आंख, इन सबका विकास हो जाए, पंख वगैरह, पूंछ का निर्माण हो जाए, तो तभी वह क्या होते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं। इट मींस सामान्य लक्षण तो आपको क्या कर रहे हैं, पहले दिखाई दे रहे हैं, परंतु अगर उसमें पंख बन रहे हैं, चोंच का निर्माण हो रहा है, तो मुर्गी का निर्माण हो रहा है। ध्यान से सुनिए, कोई भी जो जीव है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके की संरचना को दिखाई रहा है जो कि प्रारंभिक अवस्था से शो कर रही है इसकी। ठीक, ये देखने में तो कैसे दिखाई दे रहे हैं, समान दिखाई दे रहे हैं, परंतु जब इनके बाद की बात कर रहे हैं तो कोई बंदरी मछली, किसी से मेंढक का निर्माण हो रहा है, किसी से आपके पास में चूजे का निर्माण हो रहा है,
या किसी से आपके पास में मनुष्य के बच्चे का निर्माण हो रहा है, तो ये सभी चीजें क्या हो रही है, यानी कि सामान्य अवस्था में, जब प्रारंभिक अवस्था में आपने जब इन्हें देखा था तो ये एक जैसे ही क्या हो रहे थे, प्रतीत हो रहे थे, परंतु जब ये विकसित हो गए तो उसके बाद इनकी क्या हो रही है, आइडेंटिटी हो रही है कि ये तो कुछ और ही है। यानी कि सामान्य लक्षण तो यहाँ पर पहले दिखाई दे रहे थे, परंतु विशिष्ट लक्षणों का निर्माण जो हो रहा है वो बाद में परिवर्तित हो रहे हैं। और यह नियम कौन दे रहा है, यह नियम दे रहा है बेयर, और इसका आंसर क्या जाएगा, थर्ड ऑप्शन जाएगा, जिसे आप क्या कहते हैं, बेयर का नियम कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है कि केंद्र पीत के अंडे सेंट्रोलैसिथल, है ना, सेंट्रोलैसिथल एग्स आर फाउंड इन, केंद्र पीत के अंडे किसमें पाए जाते हैं, तो केंद्र पीत के अंडे जो है कीटों में मिलते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि केंद्र पीत की अंडे जो है वो कीटों में मिलेंगे, ठीक है। एबीज में क्या होता है, स्पाइडर एग्स मिलते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट आपके पास जो 36 नंबर का जो क्वेश्चन है, ऐसी पारस्परिक क्रिया, 36 नंबर के क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति का लाभ होता है और दूसरी जाति का ना लाभ होता है ना हानि कहलाती है, क्या कहलाएगी, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी जीव जो होता है एक दूसरे के साथ, इकोलॉजी का ये पोर्शन आपके पास चल रहा है, और इसी इकोलॉजी के पोर्शन में आपसे ये बात कही जा रही है कि ऐसा जीव है जो कि एक जाति का जो लाभ हो रहा है परंतु दूसरी जाति का ना लाभ होगा ना हानि होगी, वो क्या कहलाता है, ये कहलाता है कॉमनलिज्म, ठीक है। कॉमनलिज्म, सहभोजिता, जिसमें किसी जाति को तो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, पर किसी को ना तो हानि हो रही है और ना ही लाभ हो रहा है, ये वाला जो फैक्टर है वो क्या कहलाता है, सहभोजिता, कॉमनलिज्म जिसे आप कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो है 37, ग्रास होपर, ठीक है। ग्रास होपर किसका, किस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर, निम्न में से किस गण का सदस्य है, तो ये है आर्थोप्टेरा का, ठीक है। आर्थोप्टेरा का क्या है, ये सदस्य है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, जब विषम युग्मजी संतति को अप्रभावी समयुग्मजी जनक के साथ संकरण कराया जाता है तो यह कहलाता है, ध्यान से सुनिए, जब विषम युग्मज संतति को जब विषम युग्मजी संतति को अप्रभावी समयुग्मजी संतति के साथ, ध्यान दीजिएगा, विषम युग्मजी यानी कि दोनों युग्मज क्या क्या है, अलग अलग हैं। जैसे आपके पास में ए आ गया और स्मॉल टी आ गया, सॉरी कैपिटल टी आ गया और स्मॉल टी आ गया कैपिटल टी आ गया और स्मॉल टी आ गया, ठीक है। और वो क्या बोल रहा है कि अप्रभावी समयुग्मजी, अप्रभावी है स्मॉल टी अप्रभावी हो गया, ठीक है। जब यानी कि यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जब मेंडल क्या कर रहा है, अपने नियमों को दे रहा है, तब वो आपसे एक बात कह रहा है कि जो भी एलिल कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे वो कैसे रहेंगे बच्चों, प्रभावी रहेंगे, और जो एलिल स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे वो कैसे रहेंगे प्यारे बच्चों, ये रहेंगे अप्रभावी, ठीक है। तो आपके पास में यहाँ आपसे वो पूछ रहा है कि जब विषम युग्मजी संतति को अप्रभावी समयुग्मजी जनक के साथ संकरित करवाया जाता है तो यह कौन, तो यह कहलाता है परीक्षण संकरण, एकल संकरण, संकर पूर्वक संकरण, अंतर जातीय संकरण। ध्यान से सुनिएगा, जब इस तरीके का संकरण करवाया जा रहा है जिसमें क्या मिल रहा है आपको, जो अप्रभावी समयुग्मजी जनक और विषम युग्मजी प्रकार का क्या मिल रही है, संतति करवा रही है, इन दोनों के बीच जब आप क्रॉस करवाते हो तो ये वाला क्रॉस जो होता है परीक्षण क्रॉस होता है, जिसे आप क्या कहते हैं,
टेस्ट क्रॉस कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक जो क्वेश्चन है वो है 39 नंबर का क्वेश्चन, और 39 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, ये तो थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर, ये है श्वसनीय, ठीक है, श्वसनीय केंद्र जो किस श्वसन का नियंत्रण करता है। प्लीज एक बार आप जंप कर जाइए इंग्लिश मीडियम पर। द रेस्पिरेटरी सेंटर विच कंट्रोल रेस्पिरेशन इज, ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो है डाइनसेफेलॉन, मेडुला ऑब्लांगेटा, मेरुदंड एंड सेरिबल। ध्यान से सुनिएगा, ये सारे के सारे आपकी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्वेश्चन है आपके पास में, जिसमें आप पूरा की पूरा ब्रेन के बारे में आप स्टडी कर रहे हो। इस ब्रेन में आप जब बात करते हो तो इसके क्या होते हैं, बहुत सारे 3 भागों में आप ब्रेन को डिवाइड करोगे, अग्र मध्य और पश्चिम भाग में। अग्र भाग की बात करती जाएगी तो आपके पास क्या आता है, ग्रांड आते हैं, डाइनसेफेलॉन आता है, सेरिब्रम आता है, ठीक है। अब पश्चिम भाग के लिए जहां बात कर दी जाती है तो वहां कौन आता है, सेरिबेलम आएगा, मेडुला ऑब्लांगेटा आएगा, पोन्स आएंगे। पोन्स वाला जो भाग होता है वहां पर न्यूरोटैक्सिस क्या होते हैं, केंद्र होते हैं, जो कि आपके श्वसन के केंद्र से संबंधित होंगे या श्वसन केंद्र कहलाते हैं। परंतु यहाँ आपको क्या नहीं दिया हुआ है, पोन्स नहीं दिया हुआ है, और पोन्स नहीं दिए होने के बाद में आप वापिस से जब इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं इनके ऑप्शंस को, तब आपके पास एक आ रहा है मेडुला ऑब्लांगेटा, और मेडुला ऑब्लांगेटा भी आपके किसी श्वसन की क्रिया से ही क्या रहेगा, संबंधित रहता है। यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार के केंद्र पाए जाते हैं जो कि इन सभी प्रकार की क्रियाओं को क्या करते हैं, रेगुलेट करने का या इनसे क्या होते हैं, संबंधित होने का क्या करवाते हैं, कार्य करवाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो है 40 नंबर का, और 40 नंबर के क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि अंडोत्सर्ग के पश्चात ग्राफियल पुटिका के शेष भाग निम्न में परिवर्तित होते हैं। ये आपके पास में ऑप्शन आता है, इसका आंसर नंबर 2, जिसको आप बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम जो होता है कि ग्राफियल पुटिका का शेष भाग निम्न में परिवर्तित होता है। ये अगेन आपके पास एनिमल एम्ब्रियोलॉजी का क्वेश्चन है, जहां पर आप रिप्रोडक्टिव पोर्शंस वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, इसमें एनिमल्स के बारे में आप पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर आप जब पूरी जब बुक्स वगैरह या जब भी आप हमारे नोट्स पढ़ेंगे वहां आपको ये दिखाई देगा प्रॉपर तरीके से। तो प्लीज वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करें और जुड़े रहिए शिखर्स द लर्निंग ऐप हम है तो मुमकिन है के साथ में। प्लीज बच्चों टाटा बाय बाय, कल मिलेंगे न्यू पेपर के साथ में। थैंक यू।